स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रू हॉरर स्टोरीज पर। अगर आपके पास ऐसी कोई हॉरर स्टोरी या आप बीती है जो आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर सुनाऊं, तो आप मुझे अपनी कहानी मेरे वीडियो के नीचे में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल या इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। मैं जरूर आपकी कहानी अपने चैनल पर सुनाऊंगी और आपकी कहानी के साथ आपका नाम भी मेंशन करूंगी। मैंने अपनी ईमेल आईडी और बाकी सारे डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की ट्रू हॉरर स्टोरी। रात के करीब 3 बज रहे थे। एक मकान चारों ओर से आग की लपटों में घिरा हुआ था। मकान के दूसरे माले पर एक 9 साल की बच्ची आग की गर्मी और धुएं की वजह से बेहोश पड़ी थी और उसी कमरे में एक 17 साल की लड़की भी थी जो आग की लपटों से जूझती हुई एक बड़ी सी बाल्टी में मोटी सी रस्सी बांध रही थी। वह लड़की उस बच्ची को बाल्टी में डाल रस्सी की मदद से जल्दी जल्दी खिड़की से नीचे उतार देती है, मगर इसके पहले कि वह लड़की खुद उस खिड़की से कूदकर बाहर आ पाती, वह बेहोश होकर मकान के अंदर ही फंस जाती है। कुछ घंटों के बाद कुछ लोग जब उस मकान तक पहुंचते हैं और बेकाबू हुई आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। 9 साल की वह बच्ची तुरंत अस्पताल ले जाई जाती है और उसकी जान बचा ली जाती है। जब उस बच्ची से पूछताछ की गई तो पता चला कि उस बच्ची के माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं और मकान में उस वक्त सिर्फ वो बच्ची और उसकी 17 साल की बहन थी जिसने उसकी जान बचाई थी। मगर आग बुझाने के बाद जब ढूंढा गया तो उस मकान में किसी इंसान का कंकाल तक नहीं मिला। और फिर 10 साल बाद हरियाणा के हीरालाल कोठी के ग्राउंड फ्लोर पर रात के 10 बजे की इस घड़ी में पत्तों की बाजी चल रही थी। पन्नालाल स्वर्गीय हीरालाल के इकलौते पुत्र और अपने इलाके के अमीरों में गिने जाने वाले रईस दबंग थे। इस आलीशान कोठी में लगभग हर रात इसी तरह महफिल सजती थी जिसमें पन्नालाल के दोस्त साथी शामिल होने के लिए आते थे। ताश और पत्तों की बाजियां, शराब और जश्न में डूबी हुई रात। शराब पीने की तैयारी चल रही थी और हमेशा की तरह भैरवी उन सब के लिए रसोई से स्पेशल वाला चखना तैयार करके ला रही थी। यह स्पेशल चखना पन्नालाल को बेहद पसंद था। आज भैरवी के साथ उसकी मदद के लिए एक और लड़की इस कोठी में मौजूद थी जिसका नाम था जानवी। जानवी भैरवी की छोटी बहन थी। इन दोनों बहनों के सर से इनके माँ बाप का साया तभी उठ गया था जब भैरवी 9 साल की और जानवी महज 2 साल की थी। भैरवी ने तभी से छोटी बहन जानवी को बहन से ज्यादा एक माँ की तरह पाला था। वह इस कोठी में रसोइया का काम करके जानवी को पढ़ाती थी। जानवी शहर में एक हॉस्टल में रह के कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और अभी छुट्टियों पर अपनी बड़ी बहन के साथ रहने आई हुई थी। इस वक्त मौजूद पन्नालाल के दोस्तों में 2 थे, भानु और बिसंबर। दोनों ही अव्वल दर्जे के शराबी और मनचले थे जो रास्ते चलते औरतों को छेड़ते रहते थे। भैरवी के ऊपर भी उनकी हमेशा नजर रहती थी। भानु ने आज भैरवी के खाना परोसते वक्त पहली बार उसके साथ जानवी को देखा। भानु और बिसंबर दोनों लड़कियों को बदतमीजी भरी बातों से तंग करने लगे। इस पर पन्नालाल भड़क गया और उन दोनों को चेतावनी देते हुए बोला, हमारी कोठी में आने वाली हर एक औरत की इज्जत हमारी इज्जत हो गई है, तो तुम दोनों कान खोल के सुन लो। ये दोनों लड़कियां हमारी बहन जैसी है, आइंदा से उनसे बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना। रात के लगभग 12 बजे भानु और बिसंबर दोनों अपने अपने घर लौट रहे थे। भानु ने बोला, भाई ये जानवी तो कमाल की पटाखा लागे, मगर जरा ठीक से बात तक न करने दी पन्ना ने। यार जान पहचान क्या खाक करता मैं। ये सुनकर बिसंबर बोला, मैं क्या कहूँ भाई, मेरी खुद नजर है उस भैरवी पे काफी दिनों से, मगर साली कभी कोठी के बाहर मिले तब ना। मगर भाई ये इंतजार ज्यादा दिन की बात ना है। क्या है कि मन ने पता लगे हुआ है कि इसी हफ्ते रविवार को जानवी अपनी हॉस्टल वापस जाने वाली है और ये दोनों बहनें रात 8 बजे रेलवे प्लेटफॉर्म जाने को निकलेंगी। तभी हम रास्ते में कर लेंगे अपनी बात। क्या बोलता है भाई? फिर दोनों ठाके मार के हंसने लगे। दिसंबर बोला, चल भाई मेरा मूड तो आ गया, कल मिलेंगे अड्डे पर। अभी के लिए शुभ रात्रि। रात बहुत हो चुकी थी, ऊपर से खूब अंधेरा। भानु को बागीचे के रास्ते से जाना होता था जहां रात के अंधेरे में पिछले सालों में 3 बार अलग अलग लोगों की मौतें हो चुकी थी और आज तक पता नहीं चला था कि आखिर उन लोगों की मौत किस जानवर ने मारा था। उनके पूरे शरीर पर नाखूनों के गहरे खरोच पाए गए थे और शरीर का सारा खून चूस लिया गया था। तहकीकात के बाद यही कहा जा सका था कि ये किसी जानवर का ही काम हो सकता है। ये पुरानी घटनाएं भानु के मन में खौफ बनकर समा गई और वह उल्टे पांव दौड़ता हुआ बिसंबर के पास जाकर बोला, भाई बिसंबर, आज की रात या तो तू मन ने मेरे घर तक जाके छोड़ दे या फिर मुझे तेरे घर ही ले चल, मुझे आज बहुत डर लग रहा है।
रविवार के दिन शाम होते ही दोनों पन्ना लाल की कोठी पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर पन्ना लाल कहता है, अरे भानु और बिशंबर, आज तो बिन बुलाए ही तुम चले आए। देख भाई, आज मैं शराब पीने के मूड में ना हूँ। आज तो मैं जानवी को रेलवे स्टेशन पहुंचाने जा रहा हूँ। मुझे उधर देर हो जाएगी, तो तुम लोग कल आना। मगर वे दोनों बदमाश तो आज कुछ शैतानी वाली योजनाओं के साथ आए थे। इतनी जल्दी हार कैसे मान गए? बिशंबर ने पन्ना को अपनी बीवी की बेवफाई की दर्द भरी झूठी कहानी बताकर भावुक किया और बोला, ठीक है भाई, तू जा। मुझ गरीब को वैसे भी अकेले रहने और दर्द सहने की आदत सी हो गई है। दोस्त की आंखों में आंसू देख पन्ना पिघल गया और उसे लगा कि बिशंबर को इस वक्त किसी के साथ की जरूरत है। पन्ना ने अपने ड्राइवर को भैरवी और जानवी को स्टेशन तक छोड़ने को बोल दिया। भानु और बिशंबर ने आज न सिर्फ पन्ना को बल्कि उस ड्राइवर को भी जबरदस्ती खूब शराब पिलाई। नशे में धुत ड्राइवर ने कोठी से थोड़ी दूर पर एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रोक दी और वहीं पर बेसुध हो गया। वहीं दूसरी ओर पन्ना भी अपनी कोठी में बेसुध पड़ा था। भानु और बिशंबर की प्लानिंग आज एकदम सही तरीके से सफल होती जा रही थी। उन दोनों ने भैरवी और जानवी का रास्ता रोक लिया और उन दोनों के साथ बदतमीजी करने लगे। जब भानु ने जानवी को तंग करने की कोशिश की तो भैरवी ने पीछे से भानु के गर्दन जोर से पकड़ लिया। उन्होंने भैरवी को पकड़ के एक जोर का धक्का दिया, जिससे वो एक पुराने पीपल के पेड़ से जा टकराई और वह वहीं मुंह के बल गिर पड़ी। भानु ने जानवी को बाल से पकड़ रखा और बिशंबर अभी धीरे धीरे भैरवी की ओर ही बढ़ रहा था कि तभी उस पेड़ की ओर से जोरों की हवा चलने लगी। बागीचे के धूल और सारी सूखी पत्तियां उड़कर उनके ऊपर आने लगी। इसी बीच आगे बढ़कर बिशंबर भैरवी को खींचकर उठाने लगा, मगर वह उसे हिला तक ना पाया। तभी उसकी नजर भैरवी के उड़ते हुए बिखरे बालों से छुपी उसकी आंखों पर पड़ी, जिसकी पुतलियां काले की जगह अब खूनी लाल हो चुकी थी। ये देखते ही बिशंबर का होश उड़ गया। उसने तुरंत भैरवी का हाथ झटक दिया और उल्टे पांव पीछे बढ़ने लगा। तभी एक झटके से भैरवी उठ खड़ी हुई और उसका पूरा रूप एकदम से बदल चुका था। बिखरे जटाओं वाले काले बाल, लाल पुतलियों वाली भयानक आंखें, सफेद पड़ चुकी त्वचा और जैसे कि बिना खून के कोई जिंदा लाश खड़ी हो उनके सामने। और उसकी हंसी तो और भी ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। भानु और बिशंबर फटी आंखों और अटकी हुई सांस के साथ ये सारा नजारा देख रहे थे। उन दोनों बदमाशों की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। वे अपनी पूरी ताकत लगाकर भागे और गिरते पड़ते किसी तरह कोठी के नजदीक पहुंच गए और अब दौड़ते हुए कोठी के अंदर ही जाने वाले थे। तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उन दोनों के पैरों को पकड़कर खींचा, जिससे वो मुंह के बल गिर पड़े। ये अदृश्य शक्ति उन्हें घसीटते हुए बागीचे के भीतर तक ले गई और भैरवी के कदमों के ऊपर ले जाकर पटक दिया। भैरवी वही पीपल के पेड़ के नीचे सर नीचे किए हुए बैठी उन्हीं का इंतजार कर रही थी। उसके कदमों में पहुंचते ही दोनों रोने और गिड़गिड़ाने लगे। भैरवी, हमें माफ कर दे भैरवी, अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम तेरे आगे भीख मांगते हैं, हमें जाने दो। वहीं पास में खड़ी जानवी से भी गिड़गिड़ाते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगे। भैरवी एक कर दोनों का खून कतरा कतरा चूस गई और अब उन दोनों के शरीर सफेद और ठंडे पड़ चुके थे। अगली सुबह भानु और बिशंबर के मृत शरीर उस बागीचे में पाए गए। इस बार हीरालाल कोठी पुलिस के शक के दायरे में थी, मगर महीनों तक चले तमाम तहकीकातों और पूछताछ के बाद भी कोई सबूत सामने नहीं आया। फिर 2 साल बाद हीरालाल कोठी में रात के 2 बजे 2 चोर घुस आए थे। पन्ना लाल नशे और नींद की गिरफ्त में था। उन चोरों ने सारी तिजोरी साफ कर ली और अब वे छत की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उनमें से एक, जिसका नाम मोहन था, उसकी नजर एक कमरे पर गई जिसका दरवाजा खुला हुआ था। उसने उस कमरे के अंदर झांक कर देखा तो सामने बिस्तर पर एक लड़की सोई थी। उस लड़की की सुंदरता पर मोहन फिदा हो गया और उससे शादी का मन बनाकर उसने उस लड़की को भी अपने साथ अगवा करके अपने घर ले गया। मगर मोहन इस बात से बेखबर था कि वो जिस औरत को अपने साथ अगवा करके लाया है वह एक चुड़ैल है। कुछ दिनों बाद मोहन का साथी गुड्डू उसके पास आया और अगली चोरी के लिए योजना की बात करने लगा।
इस पर मोहन ने कहा, नहीं यार गुड्डू, अब मैं चोरी चकारी करना मैंने छोड़ दिया और कुछ काम धंधा करना चाहता हूँ। चोरी करके पुलिस से भागते भागते थक चुका हूँ और अब मैं इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। गुड्डू ने अपने कॉलेज की पढ़ाई अभी अभी खत्म की थी। वो एक अमीर घर का लड़का था, मगर नशे की बुरी लत की वजह से चोरियां करने लगा था। मोहन उसे अपने छोटे भाई की तरह ही मानता था, इसलिए वह गुड्डू को भी चोरी और नशे जैसी बुरी आदतें छोड़ने के लिए समझाने लगा। इस पर गुड्डू ने कहा, क्या बात है मोहन भैया, आप तो बहुत बदले बदले से लग रहे हैं। अचानक आपने अपना मन बदल कर इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? सच सच बताओ भैया कि ऐसा क्या हो गया? मोहन ने उसे बताया, पता है गुड्डू, जब से भैरवी मेरी जिंदगी और मेरे इस घर में आई है ना, मेरी सोच बिल्कुल बदल गई है। मैं अब अपनी जिंदगी में एक ठहराव चाहता हूँ। और फिर कुछ दिनों में भैरवी और मोहन की शादी खुशी खुशी हो गई। एक दिन गुड्डू मोहन के घर आया और उसने वहां भैरवी की छोटी बहन जानवी को देखा, तो उसने अपनी शादी की इच्छा मोहन को बताई। मोहन झिझकने लगा और बोला, देख गुड्डू, तू अच्छे घर का लड़का है, मगर क्योंकि तेरे पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है और तू नशा भी करता है, इसलिए मैं जानवी की शादी तुझसे नहीं करा सकता। गुड्डू अपने नशे की बुरी लत को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने कुछ पैसों के बदले जानवी का सौदा भी कर रखा था और अब वो हर पल इसी ताक में रहता था कि जानवी कब उसे अकेली मिल जाए और वह उसे अगवा करके ले जाए। एक दिन जब मोहन काम पर गया था और भैरवी बाजार से कुछ सामान लाने बाहर गई हुई थी, तभी वह उनके घर में घुस गया और जानवी को झूठ बोल करके अपने साथ ले गया कि उसकी बहन ने उसे बाजार में बुलवाया है। मगर उस गुड्डू को यह नहीं पता था कि भैरवी ने अपनी छोटी बहन को एक ऐसा कंगन दिया था जिससे वो कहीं भी हो और मुसीबत में हो तो भैरवी को पता चल जाता था। भैरवी को अपने बहन के ऊपर खतरे की भनक मिलते ही वह उस जगह पहुंच गई जहां उसकी बहन के साथ साथ और भी कई मासूम लड़कियों और बच्चों का सौदा किया जा रहा था और जो अपराधियों का अड्डा था। भैरवी के वहां कदम रखते ही तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी। वह उन आदमियों से कहती है, छोड़ दो मेरी बहन को। ये सुन के सब हंसने लगते हैं और कहते हैं, नहीं छोड़ेंगे तो तू क्या कर लेगी? वे सब और भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। एक मोटी सी औरत ने जानवी को बालों से पकड़ रखा था और अपने आदमियों को उसने भैरवी को भी पकड़ लाने को कहा। जिन दो आदमियों ने भैरवी को पकड़ने की कोशिश की, उनके हाथ अपने आप टेढ़े होने लगे और टूट गए। भयंकर दर्द से वो चीख पड़े। अब और भी आदमी उसे पकड़ने को दौड़े और भैरवी के एक इशारे से ही वो ऊपर की ओर उठकर जोरों से दीवारों से जा टकराया। ये सब देख उस मोटी औरत ने जानवी को और भी जोरों से पकड़ लिया और उसके गले पर छुरी लगाकर भैरवी से बोली, ऐ लड़की, तू जो भी है यहाँ से चली जा। मुझे हाथ भी लगाया तो तेरी बहन का गला काट दूंगी। भैरवी एक पल में उस मोटी औरत के पास पहुंच गई और उसकी गर्दन पकड़कर उसने तोड़ दी और अब एक एक अपराधियों को चुन चुन कर उसने सभी को मार डाला। एक कोने में दुबका हुआ डर से थरथराता गुड्डू ये सब कुछ देख रहा था। सबको मारने के बाद जब भैरवी ने गुड्डू की ओर मुड़कर देखा ही कि गुड्डू उसके कदमों में गिरकर उससे माफी मांगने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। भैरवी ने उसके दोनों हाथ तोड़ दिए और उसकी जान उसने ये बोलकर बख्श दिए कि तू मेरी जानवी की उम्र का है, इसलिए बच्चा समझकर तुझे छोड़ दिया। अगले दिन मोहन और भैरवी की शादी का सालगिरह था। आज उनकी शादी के 1 साल हो चुके थे। सुबह दोनों साथ में मंदिर जाते हैं, मगर भैरवी मंदिर के अंदर जाने से मोहन को यह कहकर के मना कर देती है कि वो आज मंदिर नहीं जा सकती। आप प्रसाद चढ़ा कर आओ, मैं बाहर से ही आशीर्वाद ले लूंगी। मोहन बिना कुछ पूछे मंदिर के अंदर चला जाता है, मगर उसी वक्त किसी प्रतिष्ठान के लिए आया एक तांत्रिक दूर से ही भैरवी को देख रहा था। उसे भैरवी के अंदर से एक अलग प्रकार की अत्यंत तीव्र ऊर्जा महसूस हो रही थी। मंदिर से लौटते वक्त वह तांत्रिक उनके पीछे पीछे उनके घर तक पहुंच गया और एक खिड़की के झरोखे से घर के अंदर झांक रहा था। वहीं दूसरी तरफ मोहन के बाबूजी, भैरवी और जानवी सब आज
आज शादी की सालगिरह का जश्न मना रहे थे। सब एक साथ खा पीकर अपने अपने कमरे में चले गए। मोहन भैरवी के लिए एक सोने की पायल लाया था और उसे वह अपने हाथों से पहनाना चाहता था, मगर भैरवी ने कहा कि वह अपनी पुरानी पायल कभी भी नहीं उतारती, क्योंकि यह उसकी माँ की आखिरी निशानी है। वो उसे खुद से कभी भी अलग नहीं करना चाहती। मोहन उसकी भावनाओं की कदर करता था और उसने उसकी बात मान ली, लेकिन उनकी खिड़की से झांक रहा वह तांत्रिक अब सब कुछ समझ चुका था कि भैरवी एक चुड़ैल है और उस पायल के जरिए वह अपना रूप छुपा कर रहती है। रात को सोती वक्त भैरवी को तांत्रिक के मौजूदगी की खबर हो गई, जो कि भैरवी को कैद करने के लिए आया था। सवेरे आज जल्दी ही मोहन की आंख खुल गई तो उसने पाया कि भैरवी घर पर नहीं थी और किसी को भी पता नहीं था कि वो कहाँ है। उसे ढूंढते हुए मोहन की नजर भैरवी की पायल पर गई, जो उसके सिरहाने रखी हुई थी, तो उसका मन और भी बेचैन हो उठा। अरे ये क्या, भैरवी ने तो कहा था कि वो अपनी यह पायल कभी नहीं उतारती, फिर यह पायल उसने उतार कैसे दी? कुछ देर बाद भैरवी घर पर आ जाती है, मगर सामने अपने पति मोहन को देखकर वह उससे छुपने की कोशिश करने लगती है और हड़बड़ी में अपने कमरे में आकर सब तरफ अपनी वह पायल ढूंढने लगती है। जब उसे यह पायल नहीं मिलती तो वह जानवी को मदद के लिए आवाज लगाती है। तभी अपनी जेब से वह पायल निकालकर मोहन कहता है, मेरे पास है तुम्हारी वह पायल भैरवी, अब तुमने उतारी दी है तो आओ आज मैं तुम्हें अपने हाथों से पहना देता हूँ, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना। जो राज भैरवी ने अपने पति से 1 साल से छुपा कर रखा था, आज उसे छुपा पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। जानवी बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन भैरवी उसे रोक देती है और कहती है, नहीं जानवी, आज इस सच का सामना इन्हें करने दो, देखने दे इसे आज मेरा यह असली रूप। वह मोहन के बिल्कुल सामने आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाती है। उसकी लाल लाल आंखें और लंबे दांतों को देख मोहन चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आंखें मसलता हुआ वह कहने लगा, ये क्या हो गया तुम्हारी आंखों को और तुम्हारे चेहरे को? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, भैरवी ने अपने पाँव को उसके सामने करके बोला, पायल पहनाना चाहते थे ना तुम, लो पहना लो। उसके उल्टे पाँव देखकर मोहन डर गया और घबरा गया, मगर वह अब भी पूछते रहा कि भैरवी मुझे बताओ, ये तुम्हें क्या हुआ है, ये सब कैसे हो गया? भैरवी ने उसे सब कुछ बता दिया कि वह एक चुड़ैल है। उसके बाद सब खामोश थे। भैरवी ने यह कड़वी सच्चाई आज हिम्मत जुटा करके बता तो दिया था, मगर वह जानती थी कि अब मोहन उसे प्यार नहीं करेगा, बल्कि वह उससे डरने लगेगा। मोहन ने कहा, कितनी अजीब बात है, ये लाल आंखें, ये लंबे दांत, ये सब देखकर भी मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा। तुम चुड़ैल होगी, मगर तुम बुरी नहीं हो भैरवी, बल्कि तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी बहुत बेहतर हो गई है। तुमने मेरा और मेरे बाबूजी का हमेशा ख्याल रखा है। मैंने तुम्हें कभी कोई बुरा काम करते नहीं देखा। तुम मेरी भैरवी हो और वही रहोगी। उसने भैरवी को पायल पहना दी, जिससे वो फिर से पहले की तरह हो गई। अब मोहन सब कुछ जानना चाहता था कि आखिर भैरवी चुड़ैल कैसे बनी। तो भैरवी उसको अपनी वह कहानी बताने लगी और उसके सामने बैठकर मोहन और जानवी गौर से उसकी बातें सुनने लगते हैं। 10 साल पहले भैरवी और जानवी के सौतेले चाचा और चाची जमीन जायदाद के लिए एक षड्यंत्र के तहत उनके माँ बाप की हत्या कर देते हैं और उसके बाद इन दोनों बहनों को भी मार देना चाहते थे। जब आधी रात को वे दोनों अपने घर में सो रहे थे, अपने घर में सो रहे थे, तो उन्होंने घर में आग लगा दी। छोटी सी जानवी को भैरवी ने किसी तरह बचा लिया था, लेकिन वह खुद बाहर नहीं निकल पाई थी और जलने से उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद एक दूत उसे लेने के लिए आया था, लेकिन भैरवी की पवित्र आत्मा ने उस दूत से प्रार्थना की थी
कि वह अपनी छोटी बहन की रक्षा करने के लिए उसके पास रहने दिया जाए, क्योंकि अभी उसका जीवन काल खत्म नहीं हुआ था और उसकी नीयत साफ थी। इसलिए उस दूत ने उसे यही रहने की इजाजत दे दी थी। मगर क्योंकि वो जीवित नहीं थी, इसलिए इंसानी रूप में रहने के लिए उस दूत ने उसे एक पायल दी थी। जब तक उस पायल को वह अपने पास रखेगी, वह एक इंसान की तरह ही रहेगी, मगर उसे उतारते ही वह प्रेत बन जाएगी। भैरवी अपनी प्रेत शक्तियां लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकती थी, और अगर वह यह शक्तियां किसी बुरे काम के लिए इस्तेमाल करेगी तो उसकी शक्तियां धीरे धीरे उसी के लिए विनाश बन जाएंगी। और अगर कोई बुरा इंसान या कोई बुरी आत्मा बुरी नीयत से उस पायल को पहनेगा या स्पर्श भी करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इनकी ये सब बातें वह तांत्रिक छुप कर सुन रहा था, जो काफी दिनों से भैरवी के पीछे पड़ा था। वह एक बुरा तांत्रिक था जो मासूम लोगों और बच्चों की बलि देकर काली शक्तियां हासिल करता था। वह भैरवी की शक्तियां छीनकर और भी ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था। अब वह भैरवी का हर राज जान चुका था। अगले दिन धोखे से उसने काली शक्तियों के प्रहार से भैरवी को चुंगल में फंसा लिया। उसने जाह्नवी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और भैरवी को एक पिंजरे में कैद होने के लिए विवश कर दिया। उसकी काली शक्तियों के प्रहार से भैरवी के पैरों के पायल भी टूटकर अलग हो गए और अब वह बहुत ही कमजोर पड़ने लगी थी। लेकिन जब उसने देखा कि वह तांत्रिक उसकी बहन की बलि देने वाला है, तो भैरवी ने वह पिंजरा तोड़ दिया और उस तांत्रिक को उठाकर दूर फेंक दिया। अब इससे पहले कि वह भैरवी पर दोबारा प्रहार करता, भैरवी की बहन जाह्नवी ने भैरवी की पायल को तांत्रिक के माथे से लगा दिया, जिससे तांत्रिक का शरीर जलकर खाक हो गया। और यह थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं।